हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेट 5 रहेगा घटना चक्र का, जो कि हम यूपी असिस्टेंट टीचर की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हमने किया है। तो इसका आज हमारा 5th सेट है। अच्छा, ये हम पहले इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें, देखिए जो दो घटना चक्र प्रैक्टिस पेपर हैं मार्केट में अवेलेबल, एक कंपल्सरी पेपर का है और एक सेकंड पार्ट का यानी कि पेपर 2 का है, यानी कि मैथ्स के साथ वाला या फिर सोशल साइंस के साथ वाला। तो मैथ्स के साथ इसमें कई सारे सेट्स दिए हैं, जीएस के ही 50 क्वेश्चंस हैं, मतलब वो एक तरीके से पेपर 1 के उन्होंने और ज़्यादा सेट्स दिए हैं 20 सेट्स के अलावा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमने 20 सेट्स हमें पूरे करने हैं, लेकिन क्या हुआ था कि उस पर जब हम सेट 5 पे पहुँचे तो हमने देखा जो पेपर 1 था यानी कि सेट 1 था वो पूरा सेम टू सेम रिपीट था। तो वो रिपीट करने से फ़ायदा नहीं था, और अगर हम आगे सेट 6 को सेट 5 बनाकर इस पर करते तो अगर कोई बुक से करेगा तो वहाँ पर उसको सेट 6 में वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो इसमें सेट 5 हमारा रहेगा। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि मैथ्स का मेरे पास सेट था, मैथ्स का, उसमें जो कंपल्सरी पेपर के लिए इन्होंने 50 क्वेश्चंस दिए हैं हमने उसको सेट 5 बना दिया। तो जिसके पास भी मैथ्स का सेट होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था ताकि अगर आप उस प्रैक्टिस पेपर से अगर आप टैली करें तो आपको मैच करे एटलीस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, जो फ्रूट्स में जो स्वीटनेस आती है टेस्ट में, वो उसकी वजह क्या है? उसमें जो शुगर होती है, ठीक है, शुगर कैसी होती है? मोनोसेकेराइड होती है और डाइसेकेराइड होती है और पॉलीसेकेराइड होती है। अब ये है क्या? देखिए, जिनमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, वो कौन होते हैं? मोनोसेकेराइड। जिनमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन सा होता है? डाइसेकेराइड होता है। और जिनमें इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन, हम एन ले लेते हैं यहाँ पे, वो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो स्वीटनेस होती है फ्रूट्स में वो इनकी वजह से होती है। तो अब किसी में 1 है, जिसमें 1 है उन्हें क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड। 1 वाले कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और माल्टोज होता है। ठीक है, ये सब कौन से होते हैं? 1 वाले होते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है? ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल होता है, माल्टोज, फ्रक्टोज। अब देखिए जो ये होते हैं डाइसेकेराइड, यानी कि जिनमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सुक्रोज सुना होगा, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, ये जो होते हैं ये डाइसेकेराइड होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये लैक्टोज कौन सा है? डाइसेकेराइड है, इसमें क्या है? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हम फार्मूले की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे राइबोस एक दिया है, राइबोस क्या होती है? राइबोस एक शुगर है, कैसी? इसका फार्मूला होता है C5H10O5। ये कहाँ होती है? इससे ये आरएनए के फॉर्मेशन में काम करती है। ठीक है, C5H10O5 ये आरएनए के फॉर्मेशन में काम करती है, राइबोस शुगर होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये तीनों हो गए। अब हम आते हैं ग्लूकोज। इनके देखिए, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यानी कि केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है और इनका सेम होता है। अच्छा, अब यहाँ पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें क्या आता है? स्टार्च आता है। ठीक, स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है। ये जो शुगर होती है ये मेनली कहाँ होती है? प्लांट्स में होती है। तो ये कहाँ? ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम फार्मूले की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12। बस एक बार याद दिलाने के लिए, क्योंकि अगर जो भी आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होंगे हो सकता उन्हें ना याद हो C6H12O6। और ये डाइसेकेराइड की फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से इतना ज़्यादा पॉइंट्स पता चल गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्रूट्स शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो हम लोग को पता है कि ग्वाइटर हो जाता है, यानी कि घेंगा रोग हो जाता है। और ये उसके बाद अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो रतौंधी, ये विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन? विटामिन ए। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं।
उसके बाद कर्क रोग है जिसे हम कैंसर कहते हैं। ये अस्थि सुषिरता जो है ये क्या है, ओस्टियोपोरोसिस है। देखिए हिंदी में टर्म्स इतने वैसे हैं कि इंग्लिश वाले अगर पढ़ें तो बहुत दिक्कत हो उन्हें, इसलिए हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। ये हमने पहले भी कहा था कि बाइलिंगुअल हम लेके चलेंगे ताकि दोनों मीडियम के लोग देख सकें। ऑस्टियोपोरोसिस ये सुना होगा डिजीज़, ये ज़्यादातर जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो जोड़ होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं, डिसॉल्व होने लगती हैं। जो मसल्स लिगामेंट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, उनको अलग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत वीकनेस आ जाती है। और ये इसीलिए जो बड़े बूढ़े जब गिरते हैं, छोटी से भी वो गिर गए जगह से, तो उनके क्या फ़ौरन फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि इतनी कमज़ोर हो जाती है बोन्स। तो वही कैल्शियम, विटामिन डी ये सब यूज़ किया जाता है, डॉक्टर से सब यूज़ करवाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये हो गया। तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, गेंगा रोग होता है, यानी कि ग्वाइटर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में रहता है। तो देखिए कार्बनिक अम्ल की अगर हम बात करें यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड पूछ रहे हैं कौन सा, एसिटिक, सिट्रिक, लैक्टिक, टार्टरिक। ऑर्गेनिक की बात, ऑर्गेनिक का मतलब है कि इसमें कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, वही कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक कहलाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड इनमें से कौन सा रहता है, इमली, इनमें कौन सा रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है, ठीक है। याद रखिएगा अंगूर कहें, इमली कहें या फिर केला कहें, तो इसमें कौन सा रहता है, टार्टरिक एसिड रहता है। अब एसिटिक एसिड किस में मिलता है, हमें सिरके में मिलता है, यानी कि विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है, हमें सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। लैक्टिक एसिड जो कर्ड, दूध होता है, ठीक है, दही के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कर्ड के प्रोडक्ट्स, मिल्क के प्रोडक्ट्स, इनमें लैक्टिक एसिड हमें मिलता है। और एक और होता है इनके साथ का फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, जो चींटियाँ होती हैं यानी कि आंट, जब ये चींटियाँ काटती हैं तो जो जलन हमें होती है ना, जलन लगती है, खुजली होती है, जलन होती है, वो किसकी वजह से होता है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। देखिए अगर आपको हमारा ये वीडियोस, ये सीरीज़ अच्छी लगे या फिर और वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है अभी न्यू है और इस पे अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की, कि इस लोगों का सपोर्ट मिले तभी हम लोग आगे फिर काम कर पाएंगे, वरना मोटिवेशन ही नहीं मिलता है तो फिर एक टाइम के बाद फिर रुकावट आने लगती है। तो अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और अच्छे से बेहतर प्रिपरेशन करवा पाएंगे। हर इम्पॉर्टेंट बात करना है, अगर आपको 2020 का करंट पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, 2020 का करंट ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप से पढ़ना है, तो आप लोग IB की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने जो सेट्स निकाले हैं वो इसको देखते हुए निकाले हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा, हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है, इनमें से कौन सी, तो नहीं है यानी कि कौन है, हमें इस पे ध्यान देना है, यानी कि क्या है, बाकी सब हैं, कोई एक नहीं है। तो देखिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये कौन सा है, ये विटामिन A की कमी से होता है, अभी हमने बताया था, और ये जो होता है ये हेरिडिटरी नहीं होता है। बाकी हीमोफीलिया ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस्ड है। अगर हम रंजकहीनता की बात करें, यानी कि क्या होता है, एल्बिनिज्म, इंग्लिश में कहते हैं इसे एल्बिनिज्म कहते हैं, सुना होगा, घरेलू लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, वो सूरजमुखी है। सूरजमुखी है मतलब कि उसकी आई लैशेस जो होती हैं, पलकें गोल्डन होती हैं, बाल गोल्डन होते हैं, और जो स्किन होती है एकदम वाइट होती है, तो घरेलू लैंग्वेज में लोग कहते हैं सूरजमुखी। वही डिजीज़ साइंटिफिक टर्म में एल्बिनिज्म कहलाती है, यानी कि रंजकहीनता। रंजक क्या मतलब, क्या होता है, कलर, कलर की कमी। तो ये क्या होता है, एक मेलानिन, एक जो पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, मेलानिन, उसी की वजह से हमारे में क्या होता है, कहीं पे ब्लैक कलर है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे, है ना। तो इस तरह ये जो पिगमेंटेशन का काम होता है मेलानिन की वजह से होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं इनमें क्या होता है, ये या तो बिल्कुल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और या फिर पार्शियली होता है, कम अमाउंट में होता है, तो उनको क्या हो जाती है, ये वाली डिजीज़ हो जाती है, एल्बिनिज्म,
ठीक है। उसके बाद वर्णांधता देखा होगा, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कुछ कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं ये तीनों डिजीज़ जो हैं ये क्या है, हेरिडेटरी हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन पे बेस्ड हैं। रतौंधी क्या है, ये विटामिन पे बेस्ड है, इसकी कमी से होता है, सिंपल है, ये हेरिडेटरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, विटामिन B12 यानी कि प्रति अरक्तता, हम लोग में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको पूरा करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है विटामिन B12। विटामिन सी क्या होता है, प्रति स्कर्वी होता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, सुना होगा, तो ये प्रति स्कर्वी कारक हो गया। डी क्या होता है, डी देखिए गलत है, ये यहाँ पर बंध्यता रोधी का मतलब है इंग्लिश में, रोधी का मतलब होता है फर्टाइल। ठीक है, एक होता है फर्टाइल, एक होता है स्ट्राइल, है ना। स्ट्राइल मतलब जो बंजर, और फर्टाइल मतलब जो आगे प्रोडक्शन कर सकता है ना, तो ये होता है। तो ये इससे विटामिन डी का कोई मतलब नहीं है। विटामिन डी क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सिफेरॉल होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, ये सब होता है। हड्डियों की ये मेनली काम करता है, हड्डियों के लिए। विटामिन के जो होता है, ये बिल्कुल सही इन्होंने मैच करवाया है, प्रति रक्त स्रावी, यानी विटामिन के का काम क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है उसको रोकता है। वरना अगर ये विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड रुकेगा नहीं, वो फ्लो करता जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन, विटामिन डी वाला। ठीक है, ये हमने बता दिया, ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि कौन से विटामिन से, विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है, और इसकी कमी से फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है, इंसान स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी कैल्शियम से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण। देखिए इसमें बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है, तो इनको ध्यान से समझते हैं। आवासीय प्रदूषण, ठीक है, ये भी लग रहा है। विदेशी प्रजातियों का समावेश, ये इतना नहीं लग रहा है, कंसीडर नहीं कर सकते इसे। अत्यधिक दोहन, ये लग रहा है। प्रकाशीय आवासीय विनाश, ये भी लग रहा है। तो देखिए हम देखेंगे बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, प्राकृतिक आवासीय विनाश। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अपने सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसे ख़त्म करते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक आवासीय विनाश। जो मेन रीज़न है वो यही है, बायोडाइवर्सिटी में जो ख़राबी आ रही, जो कमी आ रही है, उसका मेन रीज़न प्राकृतिक आवासीय विनाश है। यानी कि नेचुरल जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, उनको हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वाटर को खूब सारा बहा रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट जो है जहाँ पे हम घर बना रहे हैं वहाँ पे फॉरेस्ट हमने काट दिया। ठीक है, वहाँ पे पहले मान लिए लगे थे पेड़, उनको काट दिया। तो ये सब चीज़ें, और ये किसके लिए कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर हो गया। और जो हमारे आसपास ये सब करने के बाद, अब ऑब्वियसली जब पेड़ वेड़ नहीं रहेंगे, जो चीज़ें, जब हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सब भी आ गया। लेकिन मेन क्या है, इसका मेन रीज़न प्राकृतिक आवासीय विनाश है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आसपास पे नेचुरल चीज़ों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है। देखिए नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में, N2 नाइट्रोजन गैस जो होती है, उसको डायरेक्टली प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्व नहीं कर पाते, डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्या होता है, प्लांट्स को फूड और फूड वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है और सॉइल से मिलता है। अब क्या होता है, एयर और वाटर में क्या रहती है, नाइट्रोजन रहती है। तो ये नाइट्रोजन जो होती है ये वहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में। ठीक है, वाटर में जो प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, नाइट्रोजन जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में, और इस नाइट्रेट को ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो पौधे किस रूप में इसे प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट में, याद रखिएगा। उसके बाद लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो देखिए सेकंड जो राउंड टेबल हुई थी उसमें प्रेजेंट थे। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल जो हुई थी वो 1930 में हुई थी लंदन में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, मैकडोनल्ड थे। ठीक है, उसके बाद हुई है 1931 में।
1930 3 राउंड टेबल हुई थी 1931 में, फिर 1932 में 3 हुई थी। तो जो सेकंड वाली थी इसमें कौन थे, इसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट थे, ठीक है। और इससे पहले इनका एक क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में ही, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस ख़त्म करने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1930 हुआ था। फिर उसके बाद क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है ना, 1930 ये हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल। फिर उसके बाद गांधी इरविन हुआ था, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल हुआ था जिसमें गांधी प्रेजेंट थे। और उसके बाद हमारा हुआ था गांधी अंबेडकर हुआ था, याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, पूना पैक्ट भी कहते हैं। उसके बाद हुई थी हमारी थर्ड राउंड टेबल। तो ये इस तरह से बीच बीच में क्या है, ये गांधी के 2 पैक्ट हैं, यानी कि एक दिल्ली पैक्ट, एक पूना पैक्ट, ठीक है। और ये थर्ड राउंड टेबल 1932 हुई थी, इसमें कांग्रेस नहीं थी, ये भी पूछा जाता है। तो सेकेंड में महात्मा गांधी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम जाने तो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ ये कब हुआ, ये 1936 में हुआ था। 1936 में बताइए कौन सा सेशन हुआ था, INC का ये लखनऊ सेशन हुआ था, ठीक है। यहीं पर इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नाम सुना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर माना जाता है, वो कौन है, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन जो है इनको फादर माना जाता है। क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स, जब ये ब्रिटिश के थे तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम ये कुछ पॉलिसीज़ ला रहे थे। तो उन पॉलिसीज़ को जो ग्राउंड लेवल के थे, यानी कि ज़मीनी स्तर के जो लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे उनके बीच में। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और उन लोगों के बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो इनको ये लगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी जो पूरी गवर्नमेंट है उसकी हर चीज़, उसकी पावर्स को, हर चीज़ को एक ग्राउंड लेवल तक ले जाना चाहिए। उनको अवेयर कराना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, उनको पता होना चाहिए। तो ये इन्होंने सोचा, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जिसको बाद में हमने नेक्स्ट प्रीवियस पेपर में बताया था अच्छे से, जिसको बाद में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसकी नींव रखी, उसको स्टार्ट किया, उसको इनॉग्रेट किया। सही वर्ड मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको इनॉग्रेट किया और क्या, कौन सा सिस्टम लाया गया इसके अकॉर्डिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा लाया गया, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है, MK गांधी चंपारण बिल्कुल सही है, SC बोस समझ होंगे, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने स्टार्ट किया था, सही है। MA जिन्ना ये गलत है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो हम ये आया था आपके उधर फर्स्ट रॉलेट एक्ट आया था, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, फिर आया था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से था। और इसमें ये फेमस है किसके लिए, इसको किसने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स ने मेनली अली ब्रदर्स थे। और इसमें कई सारे लोग थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद थे, APJ, ठीक है, जैसे अबुल कलाम आज़ाद थे। और इसमें महात्मा गांधी का भी पार्टिसिपेशन था, ठीक है, गांधी का भी पार्टिसिपेशन था। और इसके अलावा और भी लोग थे जिनको हम एक बार बताना चाहेंगे। और अली ब्रदर्स में पहले समझ लिए कौन थे, इसमें शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों थे अली ब्रदर्स। अब अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी भी थे, और इनके अलावा कौन कौन थे, अजमल खान थे और हसरत मोहानी थे, ठीक है।
हसरत मोहानी थे। देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी जो नाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट तो याद रखिएगा अली ब्रदर्स मेन इसके थे। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट कौन थे? हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, देखिए कुछ लोग ए.ओ. ह्यूम लगा देते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो इसको इस्टेब्लिश किया था, जो इसके ए.ओ. ह्यूम क्या थे? इसके फाउंडर थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे इसके फाउंडर थे। 1885 में उन्होंने क्या किया था? इससे बनाया था। और उसके फर्स्ट सेशन के जो फाउंडर फर्स्ट सेशन को किसने जो है प्रिसाइड किया था? तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो कि कब हुआ था? 1885 में। 1885 में हुआ था। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है गोदावरी, दूसरा आता है कावेरी। ठीक है, गोदावरी जो होती है, देखिए ये साउथ में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। और हमारे नॉर्थ में कौन सी ऐसी है रिवर? गंगा है, गंगा है। ठीक है, अब देखिए कावेरी जो है, ये जो इसका फ्लो है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ट्रिब्यूटरीज़ यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं, वो किसकी तरह है? वो गंगा की तरह है। दोनों के साथ, दोनों रिवर्स के साथ मैचिंग किसकी है? गंगा नदी की है। तो दोनों को इससे रिलेटेड नाम दिया गया है। तो देखिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण का आ गया ना, का से क्या है? कावेरी। तो दक्षिण की गंगा कहें या साउथ ऑफ गंगा कहें, इसे किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। या फिर अब इसमें से ऑफ या का हटा दी, कावेरी को हटा दी, का हटा दी, ऑफ हटा दी, तो क्या मिलेगा? दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा या फिर साउथ गंगा, ये किसे कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है हमेशा बच्चों को, तो याद रखिएगा। और ऐसा है क्या? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है गोदावरी साउथ में, और गंगा क्या है? हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ साइड, तो इसलिए इसको सिमिलैरिटीज़ दी गई हैं और कहा गया साउथ गंगा कौन है? गोदावरी, यानी कि दक्षिण गंगा। और इसका जो फ्लो है और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो आके मिली इधर उधर से, वो जो तरीका है, पूरा पैटर्न है, वो गंगा की तरह है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? साउथ की गंगा या फिर दक्षिण की गंगा, सॉरी साउथ ऑफ गंगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये दक्षिण की गंगा पूछा गया है, का आ गया है तो कावेरी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? तो देखिए सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन के जो प्रोडक्शन है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है ये मध्य प्रदेश से होता है, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है। उसके बाद ये याद कर लिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पे हमारा राजस्थान है। टॉप 3 टॉप 5 पता, टॉप 3 तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो सोयाबीन के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो मध्य प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति संबंधित है, देखिए ये रिवोल्यूशन पूछे जाते हैं, तो श्वेत मतलब वाइट रिवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? वाइट रिवोल्यूशन है मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मिल्क से रिलेटेड है। और ऑप्शन दी, यानी कि ऑप्शन सही हो जाता है। और ऑप्शन है अंडा, अंडा क्या है? अंडा है ग्रे, सॉरी ग्रे कह रहे हैं, सिल्वर रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन से रिलेटेड है अंडा। और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, हर कलर की होती है। इसमें जैसे याद रखना भी आसान होता है। अब ये सिल्वर है तो ये अंडा सिल्वर हो गया। ठीक है, वाइट क्या हो गया? दूध के प्रोडक्ट हो गए। और हम अब जैसे ब्लू है, ये भी याद रखना आसान होता है, ये फिशेस से रिलेटेड है ब्लू, तो ये है। तो अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बायोडीज़ल की फसल कौन सी है? बायोडीज़ल की फसल, अब देखिए जेट्रोफा जो है, इनमें से जेट्रोफा प्लांट ये बायोडीज़ल की फसल है। क्यों? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो होगा। तो देखिए जेट्रोफा के जो इसके पहले तो फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, कभी गूगल इसको कीजिएगा फिर देखिएगा। तो इसके जो सीड्स होते हैं, अच्छे अमाउंट में, यानी कि 27 से 40 अप्रॉक्स % हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। इनके सीड्स
थोड़े बड़े बड़े इसी साइज़ के होते हैं लगभग। तो इनसे 27 से 40% जो होता है ऑयल मिलता है जेट्रोफा प्लांट्स में। तो अब इन जो होता है इस ऑयल को जो होता है इसमें इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली हम डीज़ल इंजन में यूज़ करते हैं। अब डीज़ल इंजन में ऐसे तो ये ऑयल नहीं डाल देंगे ना, डीज़ल इंजन में इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम किस में, बायोडीज़ल में। बायोडीज़ल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम कहाँ यूज़ करते हैं, डीज़ल इंजन में यूज़ करते हैं। तो इसका वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एक क्या है, इको फ्रेंडली प्लांट होता है, इको फ्रेंडली प्लांट होता है। और ये बहुत ज़्यादा जो क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे भी बचाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। और इनका मेन यूज़ जो है वो ये है कि जिसलिए इसको बायोडीज़ल की फसल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए चिपको जो मूवमेंट हुआ था ये हुआ था यूपी में हुआ था। यूपी में कहते हैं, लेकिन अब वो जो पार्ट है जहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था वो पार्ट अब कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में वो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इस टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स फॉरेस्ट पूरे काटे जा रहे थे। तो क्या हुआ था कि औरतें और आदमी सब लोग जो ऐसे ट्रीज़ होता था तो उससे क्या होता था, यहाँ पर एक ये इधर से हाथ इस तरह से करके एक तरीके से प्रोटेक्ट साइन के वे में जो है खड़े हो जाते हैं चारों तरफ, प्लांट के चारों तरफ। तो कई सारे लोग तो इस तरह से ये मूवमेंट जो हुआ था ये चिपको मूवमेंट कहलाता है, क्योंकि चिपक के खड़े हो जाते हैं यहाँ पर प्लांट से, कि मतलब नहीं काटने देंगे। ठीक है, तो ये किसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये पादप यानी कि प्लांट्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और ये कब हुआ था, ये ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 1973 में। ओके, 1973 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए एक और चीज़ हम बता दें, अभी हमें ध्यान आ गई है कि इसके जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि हम इसकी पीडीएफ दे दें ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। तो जिनके पास बुक्स नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी, तो क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी काफ़ी टाइम है तो रिवीजन के लिए सही रहेगा। तो हमने टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेगा, एनसीईआरटी नॉवल नाम से है। ठीक है, और हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। बट एनसीईआरटी नॉवल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, वहाँ पर उससे पहले भी जो हमने सीरीज़ चलाई हैं उन सब की पीडीएफ यानी कि आईबी सीरीज़ वगैरह की भी पीडीएफ वहाँ से मिल सकती है आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में। देखिए 1972 में जो है ये आया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए क्या हुआ था कि इस एक्ट से पहले यहाँ पे सिर्फ 5 ऐसे पार्क थे जिनको नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ था। ठीक है, 5 ऐसे थे। क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है, अच्छा देखिए पॉल्यूशन वगैरह तो इतना ज़्यादा होता है ना, हम लोग बायोडाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्लांट्स काटते हैं, तो अब एनिमल्स जो हैं कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें इफ़ेक्ट पड़ रहा था, उनके रिप्रोडक्शन में, उनके शेल्टर में, हर चीज़ में इफ़ेक्ट पड़ रहा था। जिससे क्या हो रहा था, उनका नंबर कम हो रहा था। जैसे टाइगर्स का नंबर कम हो रहा था, वल्चर्स का नंबर कम हो रहा। तो इस तरह हमने जब देखा कि ये नंबर्स कम हो रहा है तो यानी कि इनको कंजर्व करना चाहिए, है ना, इनको कंजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसा एरिया होना चाहिए नेशनल पार्क टाइप, या फिर टाइगर, मतलब जैसे टाइगर है तो टाइगर रिजर्व अलग अलग होने चाहिए, और सेंचुरीज़ होनी चाहिए जहाँ पर इनको रखा जा सके, इनके प्रॉपर इनका इन्वायरमेंट दिया जा सके। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट दिया जा सके जहाँ पर ये प्रॉपर सही से रह सकें, इनकी हेल्थ प्रॉपर रह सके, और ये लोग आगे इनका नंबर्स ग्रो कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब क्या हैं, एक बायोस्फीयर में एक दूसरे से रिलेटेड हैं पूरे। ठीक है, इकोसिस्टम में। तो ये जो है ये चीज़ है। तो ये हमने क्या किया था, इन लोग ये पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें हुआ था कि आगे क्या होगा कि
इनसे रिलेटेड कानून बनेंगे, कई सारी नेशनल पार्क्स बनेंगे, सेंचुरीज बनेंगी जहाँ पे इनको प्रॉपर इनका इन्वायरमेंट ध्यान रखते हुए इनका ध्यान रखा जाएगा। तो ये कब हुआ था? 1972 में। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। और आप लोगों को पता है कि ये ओजोन लेयर जो होती है, जो कि कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में है हमारी, जो कि सन से आने वाली यूवी रेस से हमको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रही है? यूवी रेजेस कहाँ आ रही? नीचे आ रही हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, और हम स्किन कैंसर ये सब वगैरह डिसीज़ेस हो रही हैं। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए एक इस पे कई सारे टारगेट्स बनाए गए हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, ताकि और लोगों को अवेयर कराने के लिए इसको एक डे बनाया गया। किस दिन? 16 सितंबर को। तो ये डेट अपने में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। देखिए पर्यावरण यानी कि इकोसिस्टम फ्रेंडली कौन सा है इनमें से एनर्जी सोर्स? तो देखिए अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इनमें कहीं ना कहीं जो होता है पॉल्यूशन होता है, तो ये नहीं है। न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें तो बहुत हज़ार्डस गैसेस निकलती हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। वन उत्पाद की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में इसमें होता है, ठीक है। और सौर सेल की बात करें यानी कि सोलर सेल की बात करें तो इनमें बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं? पीवी सेल बनाते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल नाम सुना होगा। फोटोवोल्टाइक सेल जो क्या करते हैं? सीधे सन रेजेस को एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्योरली इकोसिस्टम फ्रेंडली होता है, इसमें बिल्कुल भी क्या होता है, हाँ, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिए सदाबहार वन यानी कि क्या हो गया? एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होंगे ऑब्वियसली आपने सुना होगा, दो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं हमारे इंडिया में। दो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। एक ये वाला एक ये वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट, और एक वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, केरला ये वाला साइड। तो ये दो हॉट स्पॉट हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी रिच जो हैं। तो यहीं पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि कभी भी पतझड़ जिनमें नहीं आता है, ठीक है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है। अगर हम इससे रिलेटेड थोड़ा और बात करें तो देखिए इनमें क्या होता है, ये ऐसे क्यों रहते हैं? यहाँ पर जो रेनिंग होती है यानी कि बारिश जो होती है ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। तो ये वहाँ पे ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। अब जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो रेनिंग होती है वहाँ पर कैसे प्लांट्स हमें मिलेंगे? वहाँ पे मॉनसून मिलेंगे, मॉनसून कहें या फिर डेसिडुअस प्लांट्स कहें, या जिसे हम हिंदी में कैसे समझेंगे, यानी कि जो क्या होते हैं, मतलब मानसून के आने से जो है वो आते हैं और फिर क्या होता है, अपने टाइम पे वो पत्तियाँ गिरा देते हैं, पतझड़ जिन्हें कहते हैं, ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में, जो हरे भरे भी रहते हैं और पतझड़ भी होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो वो इससे नीचे आते हैं। फिर जितनी इस रेंज में बारिश फिर आती है 70 से 100 के बीच। तो इसमें कौन से आते हैं? ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? सेंटीमीटर की बारिश जहाँ पे होती है ये हमें मिलते हैं जो ऊपर ठंडे के एरिया नहीं होते हैं, इंडिया के ठंडक के एरिया हैं जहाँ पर कोनिकल हमें पेड़ मिलते हैं, ठीक है, देवदार है, चीड़ है, इस टाइप के कोनिकल शेप के जो पेड़ मिलते हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। वहाँ पर बारिश तो होती नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ड्राई डेसिडुअस कहते हैं, ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, ये ध्यान भी रखिएगा। डेसिडुअस मतलब होता है पतझड़, ठीक है, ड्राई डेसिडुअस हो गए। तो ये 70 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पर इस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद 70 से कम जो सेंटीमीटर की बारिश जहाँ होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे क्या होता है? डिज़र्ट हो जाता है, डिज़र्ट बन जाता है, रेगिस्तान, एकदम सूखा पड़ जाता है। वहाँ पे कटीले नागफनी टाइप्स के पेड़ होते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी होती है रेन के अकॉर्डिंग इन फॉरेस्ट की, तो इसको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट किस में ग्रोथ होती है, किसकी वजह से होती है? देखिए ऑब्वियसली इसमें हम क्या बताएंगे
इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्फ्यूज़न होगा, तो हमेशा क्या करना है, हमें ध्यान रखना है ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या होती हैं, मीथेन होती है हमारी, मीथेन होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नॉक्स होते हैं और सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख है, यानी कि स्टेट एंड ड्यूटीज़, ठीक है, स्टेट एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है। स्टेट लिस्ट दी है, यूटी लिस्ट दी गई है और उनकी टेरिटरी दी गई है। तो इसके बारे में बात की गई है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट। और टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, सॉरी अनुसूची की हमने इंग्लिश में नहीं बताया, शेड्यूल्स की बात हो रही है। शेड्यूल्स कितने हैं, इनिशियली कितने थे, 8 थे, फिर बाद में 4 ऐड हो गए, यानी कि कितने बन गए, 12 शेड्यूल हैं प्रेजेंट में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में बताइए। तो इसमें देखिए 11वीं जो 11th शेड्यूल है, अभी हमने बताया था 8 थे, फिर 4 बढ़े, तो 11th शेड्यूल उनमें से है पंचायती राज, ठीक है। देखिए पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन है आपके इसमें, इसको सेपरेट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इससे। पंचायती राज सिस्टम जो है 11th शेड्यूल से रिलेटेड है, और ये कब, ये अमेंडमेंट, देखिए पहले तो ये सिस्टम आया ना कि जो है ऐसा बनाया जाएगा, और फिर क्या हुआ कि इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल में तो दर्जा मिलना चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आनी चाहिए बात, तो वो क्या हुआ कि 1992 में जो है ये कानून लाया गया कि ये इसको इसमें अमेंडमेंट किया गया, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 11th शेड्यूल लाकर, ठीक है, पंचायती राज इसमें ऐड किया गया। और ये लागू कब किया गया, तो ये हुआ 1993 में, एक साल बाद पहले एक्ट आता है और फिर अगले टाइम क्या आता है, वो स्टार्ट हो जाता है उस पर पूरी प्रोसेस। तो ये किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। इसके अलावा नगर पालिका जो है वो 12th शेड्यूल से संबंधित है, ठीक है, 12th शेड्यूल से रिलेटेड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमें इसमें और क्या हम बता सकते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी रही जा रही थी, ये कौन से अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को, और पंचायती राज 11th शेड्यूल, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा सही है। सूचना का अधिकार यानी कि क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, एक राजनीतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट कहते हैं। और ये जो हुआ ये कब लाया गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 2005 में लाया गया, सॉरी 2005 में लाया गया। किस आर्टिकल के तहत इसको माना गया, तो इसको आर्टिकल 19 के तहत जो है इसको लाया गया, ठीक है, वो देखते हुए इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। देखिए पहले तो ये समझे जो आर्टिकल 40 है, यानी कि ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी जो है ये बताता है कि एक स्टेट को किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं एक तरीके से स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, तो ये आता है डीपीएसपी में, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये कौन से पार्ट में आता है, ये पार्ट 4th में आता है। पार्ट 3rd हमारा कौन सा है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल ये जो 40 है डीपीएसपी का, इसमें था ग्राम पंचायत के संगठन के रिलेटेड था, यानी कि ग्राम पंचायत कैसे होनी चाहिए उसके बारे में था। स्टेट के प्रिंसिपल की एक स्टेट को ग्राम पंचायत जो हुई थी, इसको क्या क्या उसको अधिकार देना चाहिए, क्या क्या उसको राइट देना चाहिए, किस तरह से वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टेट के लिए ग्राम पंचायत से रिलेटेड थी, तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यानी कि संघ राज संबंध से संबंध। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है, अगर किसी भी सेट में कोई भी हम
कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन पे टिक कर दें या फिर कुछ हम गलत बता दें तो उसको आप कमेंट ज़रूर क्या कीजिए, उसको छोड़ा मत कीजिए, कमेंट क्या कीजिए कहीं भी, टेलीग्राम पे कीजिए या फिर वीडियो में नीचे कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, तो उसको हम कम से कम करेक्ट तो कर सकते हैं। अब जैसे सेट 3 में एक थोड़ा सा गलती हो गई थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि हमसे ये गलती हो गई, तो वहाँ पे हमें बताने के बाद हमें फ़ौरन ध्यान आ गया था कि ये हमसे गलती हो गई, तो हमने सोचा था उसको हम करेक्शन नीचे कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, हम भूल गए, मेरे इस पर स्किप कर गया, इतनी चीज़ें होती हैं ध्यान में रहने वाली, तो स्किप कर गए। अब इसीलिए कह रहे हैं अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी गलत हो जाए तो उसको एक बार बताइए ज़रूर, ताकि वहाँ पे हम क्या करें, करेक्शन डाल सकें, क्योंकि कुछ भी गलत याद होना बहुत गलत होता है, ठीक है। अगर एक गलत बात आपके दिमाग में बैठ गई तो वो ज़िंदगी भर नहीं निकलती है, ये प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है। तो करेक्शन बहुत ज़रूरी। तो हमने क्या किया, सेट 3 में कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे पिन किया हुआ है, वहाँ पे कमेंट हमने डाल दिया कि वहाँ पर सही क्या है। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं। देखिए ये बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी जो कि स्टेट और यूनियन स्टेट से के रिलेशन से रिलेटेड थी, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड थे। तो इसमें सरकारिया कमीशन था, राजमन्नार कमीशन था और पुंछिया आयोग कमीशन। तो ये 3 कमीशन जो थे ये स्टेट और सेंटर के रिलेशन से रिलेटेड थे। ये इंद्रजीत गुप्ता समिति ये नहीं थी। ये किससे रिलेटेड थी, ये थी इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक स्टेट को कितना ज़्यादा मनी जो है वो इसके काम में देना चाहिए और लगाना चाहिए, और किस तरह से एक स्टेट को जो है प्रॉपर इलेक्शन के लिए काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी और कई सारे कंक्लूजन्स भी इसने निकाले थे। तो ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो थी ये इलेक्शन से रिलेटेड थी। बाकी ये तीनों कमेटी जो हैं ये किससे हैं, यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। देखिए योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं, तो ये कब ख़त्म हुआ, ये हुआ 15 अगस्त 2014 में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किसने किया है, 2014 है ना, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने किया है। जब ये लाल किले पे आए स्पीच देने तो उन्होंने कहा कि एक नई जो है हम कमीशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, नीति आयोग है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नीति आयोग स्टार्ट किया, और प्लानिंग कमीशन को उसी टाइम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, ये खुद हैं पीएम मोदी हैं, और वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वो कौन है, राजीव कुमार हैं, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं, राजीव कुमार। इसके अलावा इसके सीईओ जो हैं वो कौन है, तो वो हैं अमिताभ कांत, ठीक है, इन्हें ध्यान रखिएगा इन सबको, अमिताभ कांत हैं सीईओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। देखिए इसको इंग्लिश में अगर हम बताएं तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 2008 में। जितने भी लेबर्स होते थे उनके प्रोटेक्शन की बात थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसमें कुछ रूल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे लेबर्स के लिए, और ताकि वो उनको क्या है प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ वो काम कर सकें। जैसे सुना होगा बहुत सारी हज़ार्डस जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर फंडामेंटल राइट के अंदर भी दिया है कि वहाँ पर चाइल्ड्स जो होते हैं, चाइल्ड वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, हज़ार्डस गैसेस होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में चाइल्ड्स काम नहीं कर सकते हैं, या फिर चाइल्ड लेबर को जो है मना किया गया है, या फिर जो फोर्स्ड लेबर जो होती है यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाना, इसको भी मना किया गया है। इसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई ऐसा करता है तो ये सब कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो किससे रिलेटेड है, इसी एक्ट के अंदर आते हैं। ये कब आया, 2008 में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण, देखिए इसको बार बार रिपीट करें, प्रीवियस सेट में भी किया था। तो ये कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी। भारत में कौन सी इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और
पब्लिक सेक्टर भी होता है, दोनों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है, इसलिए क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। साक्षरता दर मतलब कि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो हमें पता होता है केरल का बहुत ज़्यादा है, केरल की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, ठीक है, डिफरेंस की बात नहीं है यहाँ पर। अब ये पुरुष महिला में डिफरेंस की बात करें तो यूपी का बहुत बुरा हाल है। यूपी में क्या है, लिटरेसी रेट पुरुष महिला के बीच की डिफरेंस जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें यूपी का लिटरेसी रेट तो वो कितना है, 67.7% है लिटरेसी रेट यूपी का। किस्म के अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर हम डिफरेंस की बात करें मेल्स और फीमेल्स के डिफरेंस की बात करें तो उसका रेट क्या है, उसका रेट है 20.1%, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। 20.1% इनके डिफरेंस का रेट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से ये रिपीट हुआ है फिर से, तो हमने इसको याद रखने की ट्रिक भी बताई थी कि 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, और रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी को हमारा वोटिंग डे होता है, ठीक है, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है। देखिए सूफिज्म से एक क्वेश्चन है, तो ये महबूब इलाही जो कहलाता है ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया है। अब इनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन और जो पूछे जाते हैं तो इनका ये कहाँ पर है, इनकी दरगाह कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें, इसके डिसाइपल थे, देखिए एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे ऊपर आएगा बाबा फरीद, नाम सुना होगा। इनके डिसाइपल यानी कि इनके शिष्य थे कौन, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया थे। उसके बाद इनके शिष्य कौन थे, इनके डिसाइपल कौन थे, अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये अजमेर शरीफ सुना होगा, अजमेर में इनकी दरगाह है राजस्थान में, ठीक है, अजमेर शरीफ में। तो ये कौन से हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा फरीद की बात हो गई। अब बख्तियार काकी की बात करें तो बख्तियार काकी जो है ये किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी ये इनके डिसाइपल थे, ठीक है, इनके डिसाइपल थे बख्तियार काकी, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल बख्तियार काकी थे। और ये तो इनको एक नाम पड़ा था, निकनेम मिला था इनका मेन, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार नाम था। और इनकी ही याद में एक और क्वेश्चन आता है, इनकी ही याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, कुतुब मीनार बनाया, ठीक है, कुतुब मीनार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में। और ये किसके डिसाइपल थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इतने कुछ बातें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। देखिए एक कांग्रेस की जांच समिति थी, हुई थी पूरी कि वो अपना करे पूरा, और एक ब्रिटिशर्स की थी, तो ब्रिटिशर्स वाले तो कुछ करने वाले नहीं थे, तो इधर क्या था जलियांवाला बाग में, इधर महात्मा गांधी को जिम्मा मिला था, ठीक है, इनको सौंपा गया था। और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में, इतना सब पता होगा अब तो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। देखिए फर्स्ट एडिटर जो थे वो मनसुख लाल नज़र थे। देखिए इंडियन ओपिनियन थी किसकी, ये महात्मा गांधी की थी, और इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, मनसुख लाल नज़र थे। एक और क्वेश्चन इससे आता है कि ये कितने लैंग्वेजेस में थी, तो ये थी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल, ठीक है, ये 4th लैंग्वेजेस में थी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। मनसुख लाल ये फर्स्ट एडिटर थे। उसके बाद नेक्स्ट है 28 फरवरी 2021 को 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो दिया गया, उसमें बेस्ट मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो ये नोमैडलैंड थी। यह देखिएगा 2021 78 गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट मोशन फिल्म ड्रामा नोमैडलैंड। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, इनमें से कुछ भी हेर फेर के पूछा जा सकता है, कौन सा था तो 78 था,
और नोमैडलैंड किस उसमें अवार्ड में मिला आया, तो गोल्डन ग्लोब में आया। और कौन सा इसको टाइटल था, बेस्ट मोशन फिल्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य। देखिए एसडीजीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने में टॉपिक है, पर चौथा यानी कि 4th नंबर का दक्षिण एशिया फोरम यानी कि साउथ एशिया फोरम, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई 2020 में, ये कब संपन्न हुआ। तो देखिए ऑब्वियसली 2020 और 21 में काफ़ी सारी समिट्स ऐसी हुई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मीडियम से हुई, और ये अपने में क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कोविड के चलते सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो एसडीजीज जो हैं जिनमें कई सारे टारगेट्स रखे गए हैं, तो वो कब हुआ, 2 to 3 दिसंबर 2020 को ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2020 को यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2020 में इंडिया का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इंडिया को 131st रैंक थी इंडिया की। और टॉप पे कौन थी, टॉप पे कंट्री जो थी वो थी नॉर्वे। इस टॉप याद रखा करिए और इंडिया की रैंक याद रखा कीजिए, बस इतना। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग निकली ये याद रखिए, HDI कहाँ पर, डेवलपमेंट वाली, ह्यूमन डेवलपमेंट कौन, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग 131st रैंक थी और 1st नंबर पे नॉर्वे था। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2021 केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 पेश किया। इसके अनुसार भारत की वास्तविक GDP विकास दर कितने % रहेगी, 21-22 में कितने % रहेगी। इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा, इन्होंने कहा 11% रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 Feb 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। देखिए शहतूत बांध एक बन रहा है, डैम बनेगा, इसके लिए MOU जो है वो साइन हो गया, किसके किसके बीच, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच। ठीक है, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच। तो दोनों के कौन थे, दोनों जगह के कौन से बैठे थे, फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे दोनों के, और ये MOU साइन हुई थी। अफ़गानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर, ये काबुल में जो है, काबुल में ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से अवेलेबल होगा अब यहाँ पर, इसके लिए MOU साइन हुआ है, ये बांध जब बन जाएगा। उसके बाद है 2 Feb 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस। देखिए इस डेट को एकदम याद रख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 Feb को 2021 को संपूर्ण पूरे वर्ल्ड में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इसका थीम क्या था, इसका थीम पूछा है तो ये था वेटलैंड एंड वाटर, आर्द्रभूमि और जल, ये इसका थीम था। और देखिए वेटलैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ को पूरा करने के बाद एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम रामसर साइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कितनी रामसर साइट्स हैं, कब कब उनका नंबर चेंज हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन पर दिन एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 2 Feb को मना गया, इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड एंड वाटर यानी कि आर्द्रभूमि और जल। अब देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। 11 का हम देख रहे हैं कि 11 का क्यूब है ये, तो 12 का जब हम क्यूब करेंगे, पहले स्क्वायर कीजिए तो 144 मिलेगा। ठीक है, इसको 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1728। अब देखिए नेक्स्ट है, एक चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला, इसको पूरा ना पढ़िए, लास्ट का पढ़िए। तो कॉमा के बाद, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही कोई पालतू पशु होगा। देखिए चूहा तो हुआ नहीं, कुत्ता को पाला जाता है, नेवला भी नहीं हुआ, शेर भी नहीं हुआ, सांप भी नहीं हुआ, हाथी भी नहीं हुआ, यानी कि क्या हुआ, कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, कुत्ते को पाला जाएगा। कुत्ते को क्या कह रहे हैं, ये कुत्ते को कह रहे हैं नेवला, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेवला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक ऑड बताना है, ऑड। तो देखिए ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो सारे पॉजिटिव हैं, बस एक नेगेटिव है, यानी कि हमारा ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउस को ये कहा गया है, तो चेयर को क्या कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए FGHSOPQ, देखिए इसमें जो सीक्वेंस चला है -2 +2,
-2 + 2 -2 + 2, ऐसा देखिए -2 करेंगे F आएगा, +2 करेंगे Q आएगा, -2 करेंगे S आएगा। तो अगर हम इसमें करें -2 तो कितना हमें A मिलेगा, ठीक है, माइनस करें फिर प्लस करें, फिर H J मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक ही हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है, यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमल को याद है उनका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले ही, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 24 अप्रैल से पहले, ठीक है। और उनकी माता को याद है कि उनका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है, यानी कि 22 अप्रैल के बाद है। तो इनके बीच में कौन सा हुआ पड़ा, 23 पड़ा। तो कमल का जन्मदिन कब होगा, 23 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। देखिए बृहस्पतिवार को कहते हैं थर्सडे, कहते हैं थर्सडे कहते हैं। तो गत परसों कह रहे हैं, यानी कि पिछले से परसों, यानी कि अगर हम थर्सडे यहाँ पे लिखें तो इससे एक पहले क्या हो गया, इससे एक पहले वाला हो गया, और उससे भी पहले हो गया गत परसों, परसों हो गया, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ, गत कल, तो गत कल को हम क्या लिख सकते हैं, वेंसडे। और इससे पहले क्या हो गया, सॉरी ये हम थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, तो देखिए इसको हम करते हैं। देखिए गत परसों यानी कि आज, ये जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम है। हम गए पिछला एक कल, उसके बाद गए परसों, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है थर्सडे। तो ये क्या हो गया, कल क्या था, यानी कि फ्राइडे था, और आज क्या है, आज सैटरडे है। अब ये पूछ रहे हैं संडे कब होगा, रविवार कब होगा, तो यानी कि क्या होगा, आने वाले कल को संडे होगा, यानी कि आने वाला कल क्या, आगामी कल हमारा संडे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। भारतीय संग्रहालय जो है उनका प्रोटेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। अब ये कंक्लूजन में कह रहे हैं कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है ऐसा कुछ। अब देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब देखिए नेक्स्ट है, पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, जिसमें क्या होता है, ये एक डिजीज़ होती है जिसमें पढ़ने में सही से लेटर्स नहीं दिखते हैं, आगे पीछे दिखते हैं, मतलब सही से प्रॉपर दिखते नहीं, तो बच्चे सही पढ़ नहीं पाते ना लिख पाते हैं। तो डिसलेक्सिया जो एक बीमारी है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। अब देखिए ये विटामिन से इसका कोई रिलेशन नहीं, यानी कि ये तो सही है कि ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, मनोवैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। ये रोग विटामिन की कमी के कारण होता है, बिल्कुल गलत, यानी कि ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का तो देखिए बहराइच में ये किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सुहेलदेव इनका स्टैचू बनवाया, उसका मतलब उसकी स्टैचू जो है नींव रखी गई, और चित्तौरा झील का जो डेवलपमेंट काम हो रहा है उसकी नींव रखी गई। तो ये कहाँ पे हुआ, ये बहराइच में हुआ। और हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो सुहेलदेव थे ये श्रावस्ती के राजा थे, ठीक है, श्रावस्ती के राजा थे, बस इतना याद रखना, ठीक है। बहराइच में याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन्होंने क्या किया, नींव रखी। तो यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए हम सिर्फ आंसर नहीं बताते रहते हैं, क्योंकि वो तो कोई भी देख सकता है, हम क्या करते हैं पूरा ऑप्शन वाइज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और प्लस कहीं भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ इसमें आई बटन ज़रूर दिखेगा, जो इधर राइट में आता है आई बटन कॉर्नर पे, उसमें हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस सेट की जो है 1 2 3 उनकी लिंक्स दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर किसी को ये बुक परचेज़ करना हो, मान लीजिए कोई ऑनलाइन नहीं पूरा पढ़ पा रहा है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ सीधे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।